गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। आज इस जो चैप्टर आप गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 1 है संसाधन रिसोर्सेस, उसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया था ये सब। मुझे पता है कि संभाव्य संसाधन पढ़ाना है। ठीक है, संभाव्य संसाधन पढ़ा दिया था शायद मैंने। हाँ, संभावित संसाधन किसे कहते हैं। चलो सीधा टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं होना है। ठीक है, पढ़ना भी है सबको, मुझे पढ़ना है। तो 40 से 50 मिनट पढ़ाऊँगा। ठीक है, 2 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं। तो संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, मैंने कल बताया था कि वो जब संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, जो फ्यूचर में मिल सकता है, जो भविष्य में हमें किसी न किसी रूप में हम लोग को प्राप्त हो सकता है और उसका हम लोग कभी ना कभी यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, किसका पार्ट है ये देखो। विकास की दृष्टि के आधार पर देख लिया हम लोगों ने, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। ठीक है, और हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। ठीक है, जैव और अजैव। चलो, गोविंद बोला हाँ, इस आधार पर संसाधन को जैव और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर। आपसे कोई पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव होता है और एक अजैव होता है। ठीक है, बांटा जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी जीव शामिल होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु इत्यादि सब, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन के रूप में होते हैं, खनिज संसाधन, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब और नदी, झील इत्यादि। देखो, जैव किसे कहते हैं, जिसमें जीवित हो, जिसमें जीवन हो। ठीक है, जिसमें जीवन हो उसे कहते हैं जैव, और जिसमें अजैव मतलब जिसमें जीवन ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं अजैव। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सजीव वस्तु क्या कहते हैं, सजीव वस्तु को कहते हैं जैव संसाधन, और निर्जीव वस्तु कहते हैं अजैव संसाधन। ठीक है, जैव वस्तु में क्या हो जाएगा, जैसे सजीव है तो जिसमें पेड़ पौधे हो जाएंगे तो सजीव है, जो सांस लेते हैं, वन हो जाएगा, जीव जंतु हो जाएगा इत्यादि सभी। जो है निर्जीव वस्तु क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं। देखो, जैव संसाधन किसे कहते हैं, जो सजीव वस्तु होते हैं उसे कहते हैं जैव संसाधन, जैसे पेड़ हो गया, पौधे, वन, जंतु जितने भी हैं सब क्या है, सजीव सजीव हैं भाई। और अजैव किसे कहते हैं, जो निर्जीव हों। ठीक है, निर्जीव वस्तु क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के रूप में खनिज हो जाएगा, संसाधन, चट्टान, मिट्टी सब क्या है, सांस थोड़ा लेती है, चल थोड़ा ना सकता है, एक स्थान से दूसरी जगह जा थोड़ा ना सकता है। निर्जीव, देखो निर्जीव, सजीव किसे कहता है, सजीव सिर्फ वो नहीं कि जो सांस लेता है, सजीव क्या है, जो सांस लेता है, जो बात कर सकता है, मतलब ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, वो सब क्या है, सजीव के उदाहरण है। ठीक है, अब पहाड़ मान लो कि जो सांस नहीं ले सकते, क्या वो एक जगह से स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, नहीं। अब जैसे मान लो, अब पेड़ पौधे क्या है, भले एक स्थान से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन क्या करता है, वो सांस तो लेता है ना, कोई से भी मतलब कोई से भी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, या तो बात करे, या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, या तो क्या, या तो सांस ले। ठीक है, तो ये सब पेड़ क्या है, एक जगह स्थान से दूसरी जगह जा तो नहीं सकता, लेकिन क्या है, सांस ले सकता है, ऑक्सीजन छोड़ सकता है बाहर, और क्या कर सकता है, मतलब ऑक्सीजन ले सकता है वो। और निर्जीव क्या है ना, कुछ नहीं कर सकता, ना तो सांस ले सकता है, ना तो बोल सकता है, ना बात कर सकता है, ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। तो जैव संसाधन समझ के, जो जो सजीव होते हैं उसे जैव संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव होते हैं उसे कहते हैं अजैव संसाधन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। चलो, तो उत्पत्ति के आधार पर 2 संसाधन होते हैं बच्चों, एक जैव और एक अजैव। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर मतलब उत्पत्ति मतलब जो जन्म के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक जो होता है जैव, ठीक है, और एक होता है अजैव। अब उपलब्धता के आधार पर पढ़ने वाले हैं। उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलो देखो, अंशु ने कहा कि उपलब्धता के आधार पर, बच्चों देखो यहाँ पे जो जो मेरे ये जो पीडीएफ है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है इसको,
तो वेबसाइट पे ऐसा ही पीडीएफ है, तो आप जाके अपने किताब में देख लेना। आपकी किताब में बहुत अच्छे से लिखा होगा, क्योंकि वेबसाइट पे ऐसा ही अपलोड है वो पीडीएफ, ठीक है। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, वो पीडीएफ में गलती है, ठीक है। पीडीएफ क्योंकि वो सरकार की वेबसाइट पे ऐसा ही डला है, तो मैंने वहीं से ले लिया है, ठीक है। तो उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं संसाधन? उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। देखो, नवीकरणीय तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में क्या होता है, वर्गीकृत किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, उपलब्धता के आधार पर पढ़ रहे हैं, सॉरी, उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वो जो ऊपर मैंने चार्ट दिखाया था, उस चार्ट को याद रखना, उस चार्ट से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं भैया? तो नवीकरणीय संसाधन देखो, वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, ठीक है। ये खत्म या समाप्त नहीं होते। सूर्य की किरणें एवं पानी की पवन ही ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसी प्राकृतिक वस्तुएं हैं या वैसे प्राकृतिक संसाधन है, याद रखना। नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार निर्माण होता रहे, बार बार जिसका नया निर्माण होता रहे, ठीक है, जिसको कभी खत्म या समाप्त नहीं हो सकता। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? शॉर्ट में सब नोट्स बनाते रहना आपसे, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो कभी समाप्त या खत्म नहीं हो सकता, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सूर्य की किरणें कभी खत्म नहीं हो सकती। पवन, क्या पवन हमेशा तो नहीं, हमेशा पवन बहती रहती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना। नवीकरण, अब कोई एग्जाम में पूछ देगा कि नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन अगर सीमित होते तो क्या हो जाएगा? ये तो समाप्त हो जाते हैं ना। मान लो कि जैसे ये डब्बा है, इस डब्बा में इतना नमक है, इसका मतलब क्या है कि नमक सीमित है। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो इस डब्बा में कभी ना कभी नमक खाली होगा, ठीक है। लेकिन सूर्य के प्रकाश क्या है? सूर्य के प्रकाश का भी आप कितना भी यूज कर लेंगे, कितना भी आप शरीर में ले लेंगे, कितना भी कपड़ा सुखा लेंगे, कितना भी आप सोलर पैनल से उसकी एनर्जी ले लेंगे, तो कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो वैसी प्राकृतिक संसाधन जिसको भी समाप्त ना हो, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जो कभी समाप्त ना हो, जैसे सूर्य की किरणें एग्जाम्पल में दे देना, और पवन, ऐसे नवीकरणीय संसाधन के क्या है? उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर बढ़ा रहा हूँ मैं, उपलब्धता के आधार पर संसाधन जो है, यहाँ पे देखो, ये चार्ट आपको माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव किसे कहते हैं? जो सजीव हो उसे जैव कहते हैं, और अजैव जो निर्जीव हो उसे अजैव कहते हैं। उपलब्धता के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं? याद रखना, मैं पूरा जब पढ़ा दूंगा एक बार, मैं इस चार्ट को फिर से डिस्कस करूंगा एक बार। नवीकरणीय किसे कहते हैं? वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग करने पर क्या हो, कभी समाप्त ना हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य का प्रकाश और वायु, ठीक है, पवन। और अनवीकरणीय संसाधन वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने से क्या हो, समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो चलिए अनवीकरणीय संसाधन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो अनवीकरणीय संसाधन देखो यहाँ पे, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो लिखा है वैसे संसाधन जिनका भंडार सीमित हो। याद रखना क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, सीमित भंडार होना चाहिए। मैंने नमक वाला एग्जांपल दिया था, तो इस डब्बे में नमक कितना है? मान लो कि आधा इस डब्बे में नमक है, तो क्या ये क्या है? नमक जो इस डब्बे में सीमित मात्रा में है, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो क्या होगा? कभी ना कभी खाली हो जाएगा, मतलब कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है? सीमित मात्रा में, इस डब्बे में जो नमक है सीमित मात्रा में है। वैसे ही हमारे संसार में, वैसे ही हमारी इस धरती में सीमित मात्रा में कुछ ना कुछ संसाधन है, कुछ खनिज के रूप में, कुछ मटेरियल के रूप में, ठीक है। कुछ सोना, चांदी, तांबा, जितने भी लोहा, ये सब क्या है? संसाधन है। तो सब क्या है? सीमित मात्रा में है। जैसे कोयला सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, अनवीकरणीय संसाधन का, जिसका उपयोग करने से क्या होगा? कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय किसे कहते हैं? देखो, अनवीकरणीय संसाधन में क्या है? प्राकृतिक है। कोयला को मनुष्य थोड़ा ना बनाता है, वो प्राकृतिक रूप से बनता है। जब पेड़ पौधे या मतलब पेड़ पौधे जब होते हैं हजारों सालों लाखों बाद, जब वो दब के निकलते हैं तो कोयला के रूप में परिवर्तित होता है बच्चों। आपको बताऊंगा चैप्टर 9th में, क्लास 9th में। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अब पूछ देगा कि अनवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक नहीं होते, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, याद रखना, ठीक है। कोयला बनाते हैं क्या? नहीं, कोयला जमीन से निकाला जाता है। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित हो, याद रखना, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जिनका भंडार सीमित हो भाई, अगर आप इसका उपयोग करेंगे क्या हो जाएगा? तो ये खत्म हो जाएंगे, उसका जो भंडार होगा वो खत्म हो जाएगा। जैसे भारत में अभी झारखंड में क्या होगा? कोयला मिलता है, तो झारखंड में बहुत सारा कोयला निकाला गया है, बहुत सारा कोयला अभी अभी तक वहीं निकलता है। तो माना जाता है कि अगर अगर कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? कोयला की प्राप्ति फिर से नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? वो अनवीकरणीय है।
जिसका सीमित भंडार हो और वो कभी ना कभी उसका उपयोग करने से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं अनवीकरणीय। और अनवीकरणीय क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय का दोनों क्या होते हैं, मतलब प्राकृतिक होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी समाप्त ना हो, उसे कहते हैं नवीकरणीय, जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और पवन। और अनवीकरणीय वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग करने से क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे। तो दोनों प्राकृतिक संसाधन याद रखना, एग्जाम्पल में आपसे या ऑब्जेक्टिव वगैरह में गलती कर देगा, लिख देगा कि इनमें से नवीकरणीय, लिख देगा ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से नवीकरणीय संसाधनों को छांटे, तो कुछ दे देगा, कोयला दे देगा, तेल दे देगा, ठीक, सूर्य का प्रकाश दे देगा, हवा दे देगा, इनमें से दो, तो एक और दो हो जाएगा, कोयला और तेल क्या हो जाएगा, प्राकृतिक है, लेकिन इसका अधिक उपयोग करने से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन सूर्य का प्रकाश और पवन क्या है, नवीकरणीय है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अनवीकरणीय किसे कहते हैं, तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनके भंडार, देखो यहाँ पे लिखा है भंडार सीमित है, तथा एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो सभी प्रकार खनिज जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि नवीकरणीय संसाधन के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनका अगर एक बार अगर समाप्त हो जाए तो फिर से ये कब होंगे, लाखों करोड़ों साल बाद फिर से ये, मतलब प्राकृतिक रूप से नीचे जमीन में बनते रहते हैं। देखो मान लो कि लेयर है, ये मिट्टी है, मिट्टी के जो लेयर होता है वो बहुत देर दबता रहता है, तो क्या हो जाएगा, वो कोयला के रूप में निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है इतनी जल्दी नहीं होती, लाखों करोड़ साल पहले, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष क्या होते हैं, नवी नवीकरणीय संसाधन के रूप में क्या होते हैं, बनने में बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, अब जैसे कोयला है, पता है गोंडवाना काल, कोयला जो है गोंडवाना काल जब हो रहा था, गोंडवाना काल आपको पढ़ाऊंगा, गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं, गोंडवाना काल किसे कहते हैं, ये जो कोयला है गोंडवाना काल का ही बना होता है। ठीक है, मैं आपको कल कभी डिटेल से पढ़ाऊंगा गोंडवाना काल किसे कहते हैं, वो सब कि कोयला कैसे बना। ठीक है, तो अनवीकरणीय किसे कहते हैं, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनको अधिक उपयोग करने से एक बार वो समाप्ति के कगार पर हो जाए, और अनवीकरणीय के संसाधन, क्या है, इनका भंडार जो है सीमित है। एग्जाम्पल में देखो कैसे देगा वो पेपर में, ऐसे दे सकता है मेरे अनुसार कि अनविक अनवीकरणीय संसाधन सीमित नहीं होते हैं, जबकि नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। अनवीकरणीय जिसके आगे और लगा हुआ क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, इनका ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और नव नव मतलब नया, मतलब नव वर्ष मतलब क्या होता है, नया साल। ठीक है, तो नव वर्ष मतलब नया, जो कभी समाप्त नहीं हो जाएगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। आप बार बार नया नया उपयोग करते रहिए, उनका कभी क्या होगा, समाप्त नहीं होगा। तो देखो नवी, याद रखना, नव जो नव है, नव मतलब क्या होता है, नव, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नव, ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे नव वर्ष हम लोग कहते हैं नव, तो नव मतलब क्या होता है, नया। तो आप बार बार इसका नया नया उपयोग करते रहिए, क्या होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जब अब सूर्य के प्रकाश को कितना भी उपयोग करिए कभी समाप्त नहीं होगा, वो डेली निकल देगा ही। पवन कितना भी उपयोग कर लीजिए वो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो नवीकरणीय जो मतलब कभी समाप्त ना हो, अनवीकरणीय क्या हो जाएगा, उनकी सीमित भंडार है वो कभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या, एक प्रकार का जल है एग्जाम्पल। तो जल भी क्या है, सीमित संसाधन है बच्चों, अगर इसका ज़्यादा दोहन कर दिया जाता है तो जल की कमी होने लगती है। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोयला हो गया, जल हो गया, वन हो गया, इसके अत्यधिक दोहन कर, अब जैसे मान लो कि वन है, तो वन तो क्या है, अगर वन की कटाई कर देंगे तो देखते हो एक पेड़ लगाने में कम से कम 1-2 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है, बढ़िया पेड़ अगर हो, बरगद वर्गद का 5-6 साल उसको बड़े होने में लगते हैं। अगर एक बार उनकी कटाई कर देंगे पूरी तरह से तो क्या हो जाएगा, वो 5-6 साल बाद फिर से बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक बार समाप्त कर दोगे, देखो यहाँ पे लिखा है, जल और वन ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जिनका भंडार पुनः पूर्ति या मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो ये स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन के अब लिख देगा, इनमें से कौन से अनवीकरणीय संसाधन है, लिख देगा वायु, जल, सूर्य प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा जल। वायु और सूर्य क्या है, ये कभी समाप्त नहीं हो जाएंगे, मतलब नव मतलब नवीकरणीय है, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। और जबकि जल क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जिसके पीछे अ नहीं लगा हो समझ लो कि अनवीकरणीय, और जिसमें नव लिखा हो, नव मतलब नया, जिसका बार बार उपयोग करते रहें, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो समझ गए, आई होप आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वितरण के आधार पर कुछ प्रकार होंगे, देखो
अब चलो, तो हम लोग उपलब्धता के आधार पर पढ़ लिया नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर से बता दो, नवीकरणीय किसे कहते हैं, जिनका अगर उपयोग करने से क्या हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होंगे, उसे कहते हैं नवीकरणीय। जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, पवन हो जाएगा, और भी कुछ हो सकता है, जैसे आप खोज लीजिएगा। नवीकरणीय उसे कहते हैं जिनका मतलब उपयोग करने से, वह प्राकृतिक संसाधन जिनका अधिक उपयोग करने से क्या हो जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। और अनवीकरणीय आपको बता ही दिया, ट्रिक तो बता ही दिया, जो नव लिखा हो मतलब नया नया बार बार उपयोग करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है आपसे। जैसे नवीकरणीय, आप कहेंगे कि नवीकरणीय जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है भाई, सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होगा। वायु हो गया, तो कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है नव, नवी लिखा है मतलब नव मान लो आप। तो नव मतलब क्या होता है, नया। अगर किसी भी चीज़ का बार बार हम नया नया इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो कि कोलगेट है, कोलगेट का बार बार नया नया उपयोग करते रहेंगे, क्या वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, नव, जो नव नव मतलब नया, बार बार नया, जो कभी समाप्त ना हो उसे कहते हैं नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय जो कभी समाप्त ना हो उसे कहते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय, अब एक एक याद रहेगा तो दूसरा तो स्वयं याद हो जाएगा। अब नवीकरणीय का ट्रिक पकड़ लिए, ठीक है। अब नवीकरणीय का ट्रिक पकड़ लिए, जैसे जल है तो क्या है, ये अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जिसका बार बार उपयोग करने से क्या हो, समाप्त नहीं हो। तो जल का अगर बार उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं तो इसकी कमी भी पड़ गई है राजस्थान वगैरह क्षेत्र में। राजस्थान क्या हो जाएगा, जैसे ज़मीन का सुखाड़ पड़ता है, तो क्या हो, जल की कमी की वजह से सुखाड़ पड़ता है। तो जल की कमी है, कहीं मुंबई वगैरह में क्या, तो गुजरात वगैरह में इसकी तो आफत आ गई है जल की। ठीक है, तो अनवीकरणीय जो समाप्त ना हो, उस जो समाप्त हो जाए, अनवीकरणीय जो समाप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ेंगे वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर देखो दो डिवाइड बांटा गया है, सर्वत्र और स्थानिक। ठीक है, वितरण के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक। ठीक है, देखो चलो वितरण के आधार पर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो वितरण के आधार पर जो होते हैं सर्वत्र उपलब्ध होते हैं और एक स्थानिक होते हैं। देखो यहाँ पे सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक, ये पहला है ये दूसरा है। तो वितरण के आधार पर पढ़ रहे हैं। वितरण की दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन जो दो प्रकार के होते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक प्रकार के संसाधन। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं सर्वत्र किसे कहते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी और पवन प्रमुख हैं, तथा उन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, सर्वत्र उपलब्ध किसे कहते हैं, सर्वत्र। देखो यहाँ पे सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सर्वत्र का अर्थ ही होता है सब जगह। सब जगह लिख लेना डेफिनेशन। देखो इस कुछ कुछ शब्द भी लिखता रहना, जैसे सर्वत्र लिख के यहाँ पे लिख दोगे सब जगह, सब जगह। ठीक है, सर्वत्र का याद रखना है, सर्वत्र। तो सर्वत्र उपलब्ध का मतलब क्या होता है कि सब जगह उपलब्ध, जो संसाधन सब जगह उपलब्ध हो उसे कहते हैं सर्वत्र उपलब्ध। जैसे क्या है, मिट्टी जो है हर जगह मिलती है, आप कहीं भी चले जाइए, कोलकाता, बम्बे की, दुनिया में कोई से भी देश में चले जाए, मिट्टी तो सब जगह मिलती है, उसे कहते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन। ठीक है, जो संसाधन हर जगह पाई जाएगी उसे कहते हैं सर्वत्र। सर्वत्र का यहाँ पे देखो जो सर्वत्र लिखा है, सर्वत्र का अर्थ ही होता है सब जगह। ठीक है, तो जो सब जगह संसाधन पाई जाएगी उसे कहते हैं सर्वत्र। जैसे मिट्टी हो गया, पवन हो गई, क्या ऐसी कोई जगह है बताओ जहाँ पे हवा ना हो, हवा ना बहती हो, तो ऐसे क्या संसाधन है, सर्वत्र संसाधन के एग्जाम्पल है। अब जैसे जल है, कहीं कहीं तो जल मिलता ही नहीं है, राजस्थान में जाओगे तो जल मिलता नहीं है, वो दूर से लाते हैं। आप कहेंगे सर जल तो जब सब जगह मिलता है, नहीं, जल जो है सब जगह नहीं मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र पर जाओगे तो जल थोड़ा ना मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र पर जाओगे तो मिट्टी मिल जाएगा, वायु मिल जाएगा, लेकिन क्या है, जल नहीं मिलेगा वहाँ पे। अब राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ पर रेत मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, पानी वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या है, सर्वत्र नहीं है। एग्जाम्पल में अगर दे देगा कि अब देखो ऐसा कोई सा जगह है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ही ना पहुँचता हो। हाँ भाई ऐसा है, मान लो कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, नहीं पहुँचता हो। जैसे जैसे मान लो कि पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है, मान लो कि ये पेड़ है, या मान लो कि तुम्हारे घर के अंदर अगर तुम्हारे बिचला वाला घर, जैसे कोई मान लो कि तुम्हारा कोई घर बीच में पड़ता है, तो वहाँ पर सूर्य का पड़ता है नहीं, तो क्या है वो सूर्य क्या है, सर्वत्र नहीं पड़ता है। समझ गए, तुम्हारे घर के अंदर, लेकिन क्या है, तुम्हारे घर के अंदर वायु तो आती ही है। समझ गए, तुम्हारे घर के अंदर क्या वायु तो आती है, तो सब जगह रहता है। आप कमरा गेट बंद कर लीजिए, उसमें भी वायु आएगा, तो इसका मतलब क्या है, जो सब जगह पाया जाए, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। अब सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में थोड़ा ना पाया जाता है सूर्य का प्रकाश, अगर घर तोड़ दो तब पाया जाएगा, लेकिन घर के अंदर तो नहीं पाया जाएगा। लेकिन क्या है, पानी तो पाया जाएगा,
समझ गए। और सर्वत्र क्या है, जो वायु है वो पाया जाएगा। तो सर्वत्र मतलब क्या होता है कि जो सब जगह पाया जाए, वैसे संसाधन जिसकी उपलब्धता जो है सब जगह हो, उसे कहते हैं सर्वत्र। ठीक है। मिट्टी और इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं सर्वत्र के। ठीक है। सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है जो सब जगह पाया जाए। कुछ ऐसे भी संसाधन रहते हैं जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। स्थानीय, देखो यहाँ पे लिखा है स्थानीय। ठीक है। स्थानीय मतलब एक निश्चित, स्थानीय मतलब एक निश्चित क्षेत्र में। समझ गए। मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह पाया जाए। जो हर जगह पाया जाए उसे कहते हैं सर्वत्र, सब जगह। दुनिया के किसी भी जगह पाए जाएंगे आप तो उसे उसे कहते हैं सर्वत्र संसाधन। लेकिन एक निश्चित क्षेत्र पे हो सकता है कि वो सिर्फ इंग्लैंड में ही पाया जाए, हो सकता है कि सिर्फ अमेरिका में पाया जाए, हो सकता है वैसे संसाधन जो सिर्फ भारत के बिहार में ही पाया जाए, हो सकता है सिर्फ कोलकाता में पाया जाए। तो एक निश्चित स्थान होता है उसका। इस देखो यहाँ पे लिखा है स्थानीय। स्थानीय का अर्थ क्या होता है कि स्थान, स्थान संसाधन जो एक निश्चित क्षेत्र होता है, याद रखना, जो निश्चित क्षेत्र होता है किसी भी क्षेत्र में। जैसे मान लो कि भारत है, जैसे मान लो कि ये भारत है, ठीक है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी दुनिया के रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मतलब पूरे दुनिया में कहीं भी पाया जाए, एक स्थानीय संसाधन होता है। कहीं कहीं पाया जाता है, सब जगह नहीं पाया। जैसे मान लो कि कुछ एक यहाँ पाया गया, एक यहाँ पाया गया, एक यहाँ पाया गया। ठीक है। मान लो कि भारत में 3 जगह पाया जाए, तो ये क्या है, स्थानीय संसाधन है। और सर्वत्र संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ भी वायु है, यहाँ भी, ऐसे ऐसे सब जगह वायु है। समझ गए। तो देखो जो लाइन मैंने खींचा है ये क्या है, सर्वत्र है। एक यहाँ पाया जाएगा, एक यहाँ पाया जाएगा और एक यहाँ पाया जाएगा, 3 जगह। लेकिन वायु क्या है, सब जगह, सब जगह पाई जाएगी। यहाँ पे इसके बीच में ही पाया जाएगा, इसके बीच में। ठीक है। देखो यहाँ पे जो सर्वत्र, जैसे ये क्या है, ये मैं जो गोलक यहाँ पे लगाया है मैंने इंडिकेटर, ये क्या है, सर्वत्र संसाधन है। इसके बीच में देखो, इसके बीच में नहीं पाया जा रहा है, इसके बीच में। लेकिन वायु है इसके बीच में ही पाई जाएगी यहाँ पे, और इसके बीच में ही पाई जाएगी। इसे कहते हैं सर्वत्र, जो सब जगह पाया जाए। ठीक है। तो स्थानीय संसाधन किसे कहते हैं, जो एक निश्चित पार्टिकुलर एरिया में पाया जाए, वैसा रिसोर्सेज जो एक पार्टिकुलर एरिया में, एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाए, उसे कहते हैं स्थानीय संसाधन। ठीक है। देखो जैसे अभ्रक जो है, अब कोयला, जैसे कोयला है तो कोयला आपके बिहार में कम पाया जाता है, झारखंड में अधिक पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सर्वत्र संसाधन नहीं है, वो स्थानीय संसाधन है। यहाँ पे लिखा है स्थानीय संसाधन किसे कहते हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, एक अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है ज़्यादा। जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम और छोटा नागपुर क्षेत्र में मिलने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, कोयला ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पे। अब आप बिहार में क्या, कोयला नहीं पाया जाता, यूरेनियम भी नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या, ये सर्वत्र संसाधन नहीं है, ये क्या है, स्थानीय संसाधन है जो एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाए। जैसे यूरेनियम कहाँ, भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, जादूगोड़ा में। और अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो कोडरमा में। ठीक है। ये सब क्या है, देखो जैसे नाम, देखो यहाँ पे स्थानीय संसाधन के आगे नाम जरूर लग जाएगा। जैसे कोडरमा का अभ्रक, कोडरमा क्या एक निश्चित क्षेत्र है और वहाँ पे संसाधन पाया जाता है अभ्रक। जादूगोड़ा क्या है, स्थानीय मतलब स्थान का नाम है, और वहाँ पे मिलने वाला ही क्या है, संसाधन यूरेनियम है। स्थानीय संसाधन देखो, स्थान रहेगा और संसाधन का नाम रहेगा। स्थान का नाम मतलब क्योंकि स्थानीय है, वो किसी पार्टिकुलर एरिया, किसी एक क्षेत्र में पाया जाता है। देखो जैसे छोटा नागपुर क्या है, एक स्थान का नाम है, लेकिन संसाधन क्या है इसके, देखो संसाधन क्या है, कोयला। तो छोटा नागपुर में क्या है, कोयला पाया जाता है। कोडरमा क्या है, एक स्थान का नाम है, और इसके कहाँ पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। जादूगोड़ा क्या है, एक स्थान का नाम है, लेकिन यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। तो वैसे संसाधन जो एक स्थानीय क्षेत्र में पाया जाए उसे कहते हैं स्थानीय संसाधन। ठीक है। और जो सब जगह पाया जाए उसे कहते हैं सर्वत्र संसाधन। सर्वत्र संसाधन के एग्जाम्पल बताओ। सर्वत्र संसाधन के एग्जाम्पल जैसे मिट्टी हो गया, वायु हो गया। और स्थानीय संसाधन क्या हो जाएगा, जैसे स्थानीय जब भी बताओगे ना, स्थानीय जब भी बताओगे तो उसके आगे नाम लगा के जरूर बताना, क्योंकि स्थान का भी नाम बताना है वहाँ पे। तो कहेंगे कि सर कोडरमा का अभ्रक हो जाएगा, जादूगोड़ा का यूरेनियम हो जाएगा, और छोटा नागपुर का क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का कोयला हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। देखो तो वितरण के आधार पर पढ़ लिया सर्वत्र और स्थानिक। सर्वत्र किसे कहते हैं, जो सब जगह पाया जाए, और स्थानिक जो किसी एक स्थान पर पाया जाए, किसी निश्चित क्षेत्र में पाया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर बच्चों। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा निजी संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के संसाधन होते हैं, याद रखना। ठीक है। स्वामित्व ये अगर माइंड में, अगर आपके माइंड में ये मैप अगर याद है तो आप, मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया है, आप सभी लिख दोगे।
ठीक है, एक एक फॉर्म में आप जब भी इस माइंड को देख, जब भी इस मैप को देखो, हाँ भाई, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जो जीवित हो उसे जैव, और जो अजैव हो जो निर्जीव। नवीकरणीय, ऐसे मन में याद करो, नवीकरणीय उसे कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो। वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने से समाप्त ना हो, जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, वायु हो जाएगा। और अनवीकरणीय वैसे संसाधन जो ज़्यादा उपयोग करने से क्या हो जाएगा, उनका दोहन करने से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, ठीक है। और सर्वत्र किसे कहते हैं, जो सभी जगह पाया जाए, जैसे मिट्टी हो गया, ठीक है। और स्थानिक किसे कहते हैं, स्थानिक उसे कहते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में पाया जाए। अब देखो निश्चित क्षेत्र में क्या हो जाएगा, स्थानिक संसाधन में जल भी हो जाएगा, क्योंकि जल सब जगह नहीं पाया जाता है। राजस्थान में क्या हो, जल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, अधिकतर क्षेत्र में जल नहीं पाया, तो वो बगल वाले राज्य से पानी लेते हैं, समझ गए। पहाड़ हो गया, पहाड़ सब जगह थोड़ा ना पाया जाता है। आपके बिहार में पहाड़ है बताओ, कम पहाड़ है, तो पहाड़ जो है किसी सब जब जगह नहीं, भाई सब क्या है, स्थानिक संसाधन है। अब जैसे स्थानिक संसाधन हो जाएगा, और अभ्रक हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ये सब क्या है, जादूगोड़ा में क्या पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार का अब कोयला पाया जाता है। ये सब क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है, स्थानिक संसाधन जो किसी पार्टिकुलर एरिया, किसी निश्चित स्थान में पाया जाता है। ये बढ़ा दिया। अब लोग पढ़ने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। चलो बच्चों, ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। चार्ट की याद रखना आपसे, ठीक है। हमेशा जब चार्ट लेके बैठो किताब का, तो याद रखना चाहिए आपको। देखो, अंशु ने बताया स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया है। बहुत ही ध्यान से समझना, यहाँ पे, यहाँ से पता है यूपीएससी तक सवाल आते हैं। ये जो है ना, ये यहाँ से यूपीएससी का सवाल भी आया है, मुझे पता चल, मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया, समझ गए। तो देखो, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया है। अभी ऊपर मैंने बताया था, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 3 प्रकार में बांटा गया है, निजी बांटा गया है, और एक राष्ट्रीय बांटा गया है, और एक अंतर्राष्ट्रीय बांटा गया है। 3 प्रकार के, ऊपर अभी दिखाया तो था मैंने कि स्वामित्व के आधार पर निजी हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब कहेंगे सर ये क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, स्वामित्व मतलब किसी व्यक्ति का, किसी आदमी का, किसी संस्थान का। तो किसी भी व्यक्ति मतलब स्वामित्व, उसका अधिकार। तो एक तो हो जाएगा निजी, मतलब खुद का, एक हो जाएगा देश का, और एक हो जाएगा राष्ट्र का, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व का। तो कोई देखो, जैसे संसाधन है, जैसे संसाधन है, तो संसाधन जैसे क्या हो जाएगा, निजी में क्या हो जाएगा, तुम्हारा घर हो जाएगा, राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, समझ गए। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, जैसे जैसे समुद्र हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। निजी में क्या आ जाएगा, तुम्हारा घर, ये तुम्हारा निजी है, तुम्हारा पर्सनल है। और राष्ट्रीय में क्या आ जाएगा, जैसे सड़क हो गया, तो तुम्हारा निजी नहीं है, वो राष्ट्र का है, समझ गए, राष्ट्र की संपत्ति है वो। जैसे सड़क है, मान लो कि तुम, जैसे तो आपके घर के बगल में सड़क है, वो क्या है, तुम्हारा निजी थोड़ा ना है। निजी किसे कहते हैं, जो तुम्हारा हो, तुम्हारा उस पर अधिकार हो। जैसे तुम्हारे घर पे तुम्हारा अधिकार है, समझ गए, तुम्हारे तुम्हारे तुम लोगों का अधिकार है तुम्हारे घर पे, जो तुम्हारा पर्सनल हो। जैसे तुम्हारा मोबाइल है, ये तो क्या है, तुम्हारा निजी है। और राष्ट्रीय किसे कहते हैं, जो राष्ट्र का हो, मतलब किसी देश का हो। जैसे सड़क क्या है, सड़क है, बंदरगाह है, ठीक है, एयरपोर्ट है, स्टेडियम है, ये सब क्या है, राष्ट्र का है, किसी निजी का नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय किसे कहते हैं, जिसमें पूरे विश्व का हो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे समुद्र किसी एक लोगों का नहीं है, वो पूरे विश्व में जितने भी देश है उस सब में क्या होगा, उसका मतलब बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, मतलब सबका निश्चित क्षेत्र बांटा गया है समुद्र में, उससे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, समझ गए। जो समुद्र के अंदर जितने भी जो जीव पदार्थ हैं वो सब क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, समझ गए। उसको को कहते हैं नीली संसाधन, समझ गए, नीली संसाधन, ब्लू, ठीक है, ब्लू रिसोर्सेज उसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, समझो पहले। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संपत्ति कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है, जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति को स्वामित्व में होता है तो उसे निजी संसाधन कहते हैं। तो निजी संसाधन समझ गए ना, जैसे आपको बताया था ना, जैसे आपका घर है वो क्या है, निजी संसाधन है, क्योंकि भूमि, तालाब ये सब क्या है, निजी संसाधन है। आपका ज़मीन हो गया, आपके ज़मीन में लगाए गए पेड़, वो सब क्या है, निजी संसाधन है, क्योंकि तुम्हारे ज़मीन में लगा है। आपका घर है, आपका घर कहाँ पे बना है, आपके ज़मीन में, किसी दूसरे के ज़मीन में नहीं बना है। इसका मतलब क्या है, निजी। तो स्वामित्व मतलब अधिकार, तो अधिकार का मतलब स्वामित्व मतलब किसी व्यक्ति का, किसी पर्सनल। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, पहला निजी, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो निजी किसे कहते हैं,
तो वैसे संसाधन जो व्यक्ति का स्वयं का हो, ठीक है, मतलब वह संसाधन जो व्यक्ति का स्वयं का हो, किसी को देना ना पड़े या कोई मांगे ना या कोई छीने ना, उसे कहते हैं निजी संसाधन। जैसे तुम्हारा घर है, तो जैसे तुम्हारा घर है, जैसे भूमि हो गया, तुम्हारा तालाब हो गया, तुम्हारा गांची हो गया, सब क्या है, तुम्हारा निजी संसाधन है, जिस पे किसी का अधिकार नहीं, सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे परिवार वालों का अधिकार है, उसे कहते हैं निजी संसाधन। ठीक है, तो इसे निजी संपत्ति कहते हैं। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं बच्चों। तो किसी भी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है बच्चों। ठीक है, वो किसी देश का राष्ट्र का संसाधन होता है। जैसे जैसे मान लो कि ये देश है अपना, जैसे मान लो कि देश है, ये तुम्हारा घर है, ये भी तुम्हारा घर है, ये भी तुम्हारा घर है। तो यहाँ पे मान लो कि जो सड़क जो निकल रही है यहाँ से, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। और जो तुम्हारा घर है वो क्या है, निजी संसाधन है। और जो बाहरी समुद्र है, ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखो समझ लो, यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि ये मान लो कि अपना देश है, ठीक है, ये वाला, और ये समुद्र है, और ये तुम्हारा मान लो कि घर है किसी का। तो ये जो जो तुम्हारा घर है वो क्या है, निजी संसाधन है। और जो तुम्हारे घर के बगल में जो रोड निकल रहा है वो सब क्या है, वो राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्र का संपत्ति है ये। और जो तुम्हारे घर, ये जो समुद्र है, ये समुद्र के अंदर जितने भी संसाधन है, जैसे मछली हो गया, समुद्र के अंदर पहाड़ हो गया, बहुत सारे कुछ, जैसे पोर्ट हो गए, ये सब क्या है, समुद्र के अंदर। या कोई झील हो गया, समुद्र, मान लो कि समुद्र में जितने भी ब्लू इकोनॉमी है, समुद्र में अगर कुछ पाया जाता है तो सबका होता है। जैसे मछली हो गया, उसका क्या है, सबका एरिया बटा होता है बच्चों। ठीक है, उसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट कहते हैं उसको। आपको बताऊंगा बाद में, या बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो समुद्र में जितने भी जो संसाधन होते हैं वो सब, क्योंकि समुद्र जो है सभी देशों से, मतलब जितने भी दुनिया के देश हैं सभी देशों से जुड़ा है, तो याद रखना। चलो मैं फिर से बता, जैसे मान लो कि देश है, ये देश के अंदर से मान लो कि तुम्हारा घर है, और तुम्हारे घर से ये रास्ता गुजर रहा है, और यहाँ पे इसका क्या है, समुद्र है। तो जो तुम्हारा घर है यहाँ पे देखो, वो क्या है, निजी संसाधन है, तुम्हारा पर्सनल है। और जो ये सड़क जो गुजर रही है तुम्हारे घर से, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। तो किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। समझ गए, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, सभी प्रकार के संसाधन याद रखना। जो तुम्हारा, ये मान लो, ये जो तुम्हारा निजी संसाधन है वो तो तुम्हारा हिले है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो ये भी राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगी। सभी प्रकार के संसाधन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। पहले तुम राष्ट्रीय हो, उसके बाद तुम्हारा निजी आएगा। एक देश के अंदर सभी प्रकार के संसाधनों को पाए जाने वाला उसे कहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति। अगर तुम्हारा घर का, अगर मान लो कि अगर तुम्हारे घर पर अगर मान लो कि बाहर आतंकवादी अटैक करते हैं, उसे कहते हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति पर अटैक किया गया है। उसके बाद कहते हो कि मेरी निजी संपत्ति थी। समझ गए, तो एक देश के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन क्या कहती है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज है, मान लो कि कोयला है, तो कोयला किसी का निजी नहीं है, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि किसी देश के अंदर है। अगर किसी देश के बाहर अगर कोई भी संसाधन पाया जाता है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समुद्र के अंदर जो मछली है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। क्यों, क्योंकि किसी देश के बाहर है। देखो, ये देश के अंदर अगर होती तो भारत का होता, लेकिन देश के बाहर संसाधन पाई जाती है। अगर कोई संसाधन देश के बाहर पाया जाता है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो देखो लिखा है, किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, चलो 9.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर के आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तक के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जाता है। देखो, ये मान लो कि देश है, देश के देखो यहाँ पे लिखा है 9.2 किलोमीटर। देखो किसी भी राष्ट्र की, देखो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा है, समुद्र तट से 9.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ये समुद्र तट, ये मान लो कि भारत है, भारत के, मान लो कि भारत का समुद्र तट है। समुद्र तट किसे कहते हैं, जहाँ पे भारत का जो सीमा है समुद्र से लगा हो उसे कहते हैं समुद्र तट। ये क्या है, भारत का जो सीमा है देखो समुद्र तट से लगा है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी में, आपको दिखाऊंगा आपसे कल परसों। ठीक है, तो समुद्र, ये भारत का जो तट है समुद्र के अंदर 9.2 किलोमीटर। ठीक है, इसे मान लो कि ये है भारत और ये सब समुद्र है, और यहाँ तक जो है इसका जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है कितना है, 9.2 किलोमीटर। यहाँ पे देखो 19.2, ये सब क्या है, राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएंगे। समझ गए, 19 तट से 19 किलोमीटर आगे राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। देखो यहाँ पे लिखा है, क्षेत्र के अंदर पाए जाने सभी संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जो तुम्हारा मान लो कि छोटा सा द्वीप हो,
मछली हो, जितने भी चीज़ हो, सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाहर क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, किसी भी देश का, याद रखना, किसी भी देश के समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। देखो ये भारत है, ये एक ये, तो ये भारत है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 19.2 किलोमीटर मान लो कि दूरी है। तो किसी भी देश का, कोई सा भी देश हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई सा भी छोटा छोटा देश हो, तो उसके देश से जहाँ पे तट लगा है, जहाँ पे इसका जो तट है, हर जगह, यहाँ इधर भी 19.2 किलोमीटर और नीचे भी 19.2 किलोमीटर और बगल में भी 19.2 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ पे उसका समुद्र तट लगा 19.2 किलोमीटर के एरिया में, वो क्या होगा, इसे छोटा सा बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, मान लो कि इतना है 19.2 किलोमीटर। ठीक है, इतना है जो 19.2 किलोमीटर, और इसके बाहर जो है, इसके बाहर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। और इसके अंदर जितना भी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी देश के तट से 19.2 किलोमीटर जो है, 19.2 किलोमीटर के अंदर समुद्र के, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। इस जैसे मान लो कि जैसे समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र के भीतर 19.2 किलोमीटर, और उसके बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। वहाँ से कोई भी देश वहाँ से कुछ भी व्यापार कर सकता है, कोई भी देश वहाँ से कुछ निकाल सकता है 19.2 किलोमीटर के बाद। मैं ये नहीं कि मान लो कि ये जो है 19 पॉइंट, यहाँ से मान लो कि ये लाइन है 19.2 किलोमीटर है, यहाँ पे कोई भी देश मतलब तुम्हारा व्यापार नहीं कर सकता है, कोई भी देश तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। ये नहीं कि मान लो कि यहाँ पे तेल मिला तो कह जाएगा कि अमेरिका का कि मेरा है, नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा 19.2 किलोमीटर के अंदर आता है, तुम्हारी राष्ट्रीय संसाधन है। अगर मान लो कि उसको निकालना हो तो तुम्हारी सहमति से पूछेगा, पहले तुमसे पूछेगा, तुम्हारे देश के जितने भी प्रमुख होंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्र, उससे पहले पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लाया जाएगा, मतलब निकालेगा। लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है, ये नहीं कि मान लो कि आप यहाँ पे है 19.2 किलोमीटर के अंदर जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, तो 19.2 किलोमीटर मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ रहा है, ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, आपके देश की संसाधन है। तो आपके देश का संसाधन, याद रखना कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि 19.2 किलोमीटर पर है, तो इसके अंदर जितने भी संसाधन होगी वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगी। और इसके बाहर 19.2 किलोमीटर के बाहर क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो कहलाएगी। जैसे मछली हो गया, कुछ भी हो गया, गैस मान लो कि मिल गया, या कोई प्रकार का डीजल पेट्रोल मिल गया, ये सब क्या है, बाहर वाली संसाधन है। अगर यहाँ मिलेगा तो कोई भी देश यूज कर सकता है, लेकिन इसके अंदर केवल भारत या कोई भी देश जिसका सीमा पड़ेगा वही सिर्फ यूज करेगा। इसके अंदर जो है बिना पूछे अगर कुछ करना है तो उस देश से परमिशन लेनी होगी। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे कोयला, अगर मान लो कि यहाँ पे गैस पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाया जाता है, नेचुरल गैस पाया जाता है, तो यहाँ पे इस देश की परमिशन लेनी होगी दूसरे देश को। कहे पाकिस्तान कहे कि नहीं मुझे यहाँ पे गैस पाया गया, ये मेरा है, तो उसका नहीं होगा, क्योंकि 19.2 किलोमीटर के अंदर आता है भारत के। ठीक है, और ये मान लो कि यहाँ पे निकालना है तो पहले भारत से पूछेगा, वो सहमति लेनी पड़ेगी कि यहाँ पे मुझे काम चाहिए, यहाँ पे मुझे तेल निकालना है, तो अगर भारत सहमति देता है तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी राष्ट्र की सहमति लेनी पड़ेगी। अगर उसकी राष्ट्रीय संपत्ति को अगर कुछ करना है, राष्ट्रीय संपत्ति समझ गया ना, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो किसी भी देश के 19.2 किलोमीटर के अंदर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय संसाधन में क्या करेगा, कोई भी देश अगर कुछ करता है तो उस देश से परमिशन लेनी होगी, समझ गए। अरे यार, अगर आपके घर पे कोई आता है तो बिना आपसे पूछे अंदर थोड़ा ना जाएगा। तो ये क्या है, आपका मान लो कि ये दरवाज़ा है, 19.2 किलोमीटर है दरवाज़ा, इस दरवाजे के अंदर कुछ भी अगर करना है तो सिर्फ भारत करेगा। अगर दूसरे देश को करना है तो पहले भारत से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका राष्ट्रीय संसाधन है, आपके देश की संसाधन है, इस क्षेत्र के अंदर 19.2 किलोमीटर के अंदर कुछ भी अगर कार्य करना है तो केवल भारत कर सकता है, कोई देश नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र का हो जाए, मान लो कि अमेरिका है तो अमेरिका का भी 19.2 किलोमीटर होगा, इस 19.2 किलोमीटर के अंदर कुछ कार्य करना है तो उससे पहले परमिशन लेनी होगी उस देश के। और भारत में अगर मान लो कि अमेरिका को करना है तो इसके बाहर कर सकता है, यहाँ पे काम शुरू कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन यहाँ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसकी देश की संसाधन है, उससे पूछना पड़ेगा पहले, उस जहाँ जिसका होगा ना उससे पूछना पड़ेगा। लेकिन इसके बाहर कर सकता है। देखो ये जो क्षेत्र है, ये गेट है 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर के अंदर क्या कुछ भी कार्य करेगा वो सिर्फ केवल देश करेगा। किसी अदर देश को करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि अमेरिका को अगर इसके अंदर जाना होगा राष्ट्रीय संसाधन के, तो उससे उस देश से परमिशन लेनी होगी, बिना पूछे कुछ कार्य नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे बाहर कर सकता है, याद रखना। ठीक है, बाहर में किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझ गए। ऐसे ही अमेरिका अगर मान लो कि इंडिया को अगर इससे कार्य करना होगा तो इसका जो गेट होगा 19.2 किलोमीटर, इससे ही पूछना पड़ेगा, इसके बाहर कर सकता है कोई भी देश। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो है अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, 200 किलोमीटर के आगे खुली महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तक तहत कहा जाता है। यहाँ उपलब्ध संसाधन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। ठीक है,
तो ये जैसे मान लो कि 19.2 है ये भारत गेट, लेकिन इसके जो बाहर जो इसके बाहर जो है ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। जो इसका उपयोग जो भी करेगा वो संस्थाओं के बगैर बिना पूछे नहीं कर सकता है। मैंने गलती बोल दिया था, सॉरी। यहाँ पे कोई भी उपयोग कर सकता है नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेनी पड़ेगी किसी भी देश को। अपने अपना जो क्षेत्र वहाँ पे कुछ कर सकते हो, कुछ कोई मतलब नहीं, किसी से सहमति नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अपने क्षेत्र के बाहर अगर कुछ करना है तो पहले संस्थाओं से, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जितने भी है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने सॉरी गलती बोल दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की केवल सहमति के बाद ही किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी देश की 19.2 किलोमीटर के अंदर कुछ भी कार्य जो है होता है, कुछ भी पाया जाता है, वो क्या होगा, उस देश की राष्ट्रीय संपत्ति कहलाएगी। और 19.2 किलोमीटर के आगे जो होगा वो क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र भी कह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर किसी चीज़ को गतिविधि करना है, कुछ काम करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेनी होगी। इसके अंदर कुछ भी कर सकता है भारत। अगर किसी देश को इसके अंदर आना है तो उस देश की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाहर अगर कुछ करना है किसी देश को तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से क्या होगी, सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे, ये जो संसाधन जो पार्ट हैं, देखो मैंने तीनों पढ़ा दिया यहाँ पे। ये मैंने टोटल पूरा पढ़ा दिया संसाधन के। देखो प्राकृतिक संसाधन पढ़ाया था मैंने, फिर मानव संसाधन किसे ये भी पढ़ाया था, फिर मानवकृत संसाधन ये भी पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। आपको पता होगा, पार्ट 1 जाके देखना, ये पार्ट 3 है शायद। फिर ये बताया था मैंने, विकास दृष्टि के आधार पर 2 प्रकार का होता है, फिर उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होता है। एक बार फिर से करवा दे रहा हूँ कि किसे कहते हैं। विकास और उपयोग की दृष्टि से किसे कहते हैं, वास्तविक, जो मतलब उत्पत्ति हो, और संभाव्य मतलब जो फ्यूचर में मिल सकता है। वास्तविक किसे कहते हैं, जिसकी गणना की जाए, जिसको जो संख्या में हो, कैलकुलेट में हो। देखो विकास और दृष्टि से उपयोग के आधार पर किसे कहते हैं, वास्तविक और संभाव्य। जो फ्यूचर में मिल सकता है, उसका फ्यूचर में हम लोग उपयोग कर सकते हैं, उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन। और जो वास्तविक, जो भी वास्तविक में रियल में उपलब्ध हो, जो संख्या में हो, उसे कहते हैं, मतलब मान लो कि आपको पता होना चाहिए कि अभी मान लो कि 50, अभी मान लो कि 50, अभी तो टोटल 104 की 113 संसाधन है, मान लो अभी टोटल 113 संसाधन पाया गया है, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं कि वास्तविक है। अगर मान लो कि इसके 113 के बाद अगर कुछ होगा तो उसे कहते हैं संभाव्य। अगर मान लो कि फ्यूचर में मिलता है, तो मान लो कि अगर 2 मिलता है तो इसमें हो जाएगा 114, 115, ठीक है। अगर लेकिन अभी 113 है तो कह सकते हैं कि ये गणना में है। ये क्या है, ये गणना में है, मतलब लिखित प्रमाण है इसका कि 113 पाया गया है, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। अगर मान लो कि फ्यूचर में अगर 2 मिल गया तो कहेंगे 115, ठीक है। तो इसको अभी जो 2 है ये अभी मिला नहीं है, मान लो कि 2 से ज़्यादा हो सकता है, 50 हो सकता है, लेकिन अभी मिला नहीं है, उसे कहते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है। जो फ्यूचर में मिल सकता है उसे कहते हैं संभाव्य, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं जैव और अजैव। जैव किसे कहते हैं, जो जीवित हो, और अजैव किसे कहते हैं, जो निर्जीव हो। जैव में जैसे क्या हो जाएगा, वो जैसे हो जाएगा प्रकृति, वो जैसे पेड़ पौधे हो गया, जानवर हो गए, ये सब क्या है, जैव संसाधन। और अजैव, मिट्टी हो गया, भूमि हो गई, ये सब क्या है, पर्वत हो गए, ये सब क्या है, अजैव। उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसे कहते हैं बच्चों, तो नवीकरणीय किसे कहते हैं बताओ, जिसका उपयोग, वह प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग अगर करेंगे तो क्या होगा, कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसे कहते हैं नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, पवन हो जाएगा। और अनवीकरणीय वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसको उपयोग करने से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। वो जैसे जैसे हो जाएगा, जैसे वन हो जाएगा, जल हो जाएगा, जो जितने प्रकार के जैसे संसाधन होते हैं, ठीक है, खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ, तो क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय, जो समाप्त हो सकता है। जैसे कोयला हो गया, तो लोहा हो गया, सब क्या है, समाप्त हो सकता है। वितरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सर्वत्र और स्थानिक। सर्वत्र किसे कहते हैं, जो सभी जगह पाया जाए, जैसे मिट्टी हो गया, ठीक है, वायु हो गया, ये सब क्या सभी जगह पाया जाता है। और स्थानिक मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया, किसी के निश्चित क्षेत्र में पाया जाता है, उसे कहते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे स्थानिक संसाधन में क्या आ जाएगा बताओ, स्थानिक संसाधन में आ जाएगा, जैसे जल हो गया, स्थानिक संसाधन है, सूर्य का प्रकाश हो गया। और स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे निजी हो गया, राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय। निजी किसे कहते हैं बताओ, निजी उसे कहते हैं जो तुम्हारा स्वयं का हो, जैसे तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा ज़मीन हो गया, इसे क्या तुम्हारा स्वयं का हो, जो अगर किसी व्यक्ति का स्वयं का संसाधन हो उसे कहते हैं निजी संसाधन। राष्ट्रीय, किसी भी देश के भीतर जो भी संसाधन है उसे कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। जैसे 19.2 बताया था मैंने, 19.2 किलोमीटर के अंदर
कोई भी देश क्या होगा, कोई भी देश का संसाधन क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, 19.2 किलोमीटर के बाहर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं समुद्र में, किसी भी देश के 19.2 किलोमीटर से अंदर, जैसे 19.2 है, ये सीमा है 19.2, ये क्या है, भारत का जैसे अपना संसाधन 19.2, मान लो कि ये भारत है तो 19.2 मतलब क्या है, यहाँ पे 19.2 किलोमीटर, अगर इस तटीय क्षेत्र से 19.2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मान लो कि 19.2 किलोमीटर का रेखा है, तो इसके अंदर जितना भी संसाधन होगा वो भारत का राष्ट्रीय संसाधन होगा, ठीक है। को किसी भी देश का 19 समुद्र के भीतर 19.2 मतलब 19 किलोमीटर जो है, 19 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, भारत का किसी भी देश का राष्ट्रीय संसाधन होगा। इसके बाहर जितने भी संसाधन होंगे 19.2 किलोमीटर के बाद वो सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। और इसका जो उपयोग है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग जो है वो संस्थाओं से पूछ कर ही किया जा सकता है। और राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग क्या है, ये तो तुम्हारा खुद का है तो तुम कभी भी उपयोग कर सकते हो इसका, लेकिन इसके बाहर संस्थाओं से बिना बगैर नहीं यूज कर सकते। अगर किसी देश को मान लो कि भारत के राष्ट्रीय इसका अगर मान लो कि ये अमेरिका है, अगर इसका अमेरिका देश को भारत का राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग करना है तो भारत की सहमति लेनी पड़ेगी, किसी भी देश की सहमति लेनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे उपयोग करता है, अगर यहाँ पे कुछ कार्य करता है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसी भी देश के अगर मान लो किसी भी देश की राष्ट्रीय संसाधन का अगर उपयोग करना है आपको इस क्षेत्र के अंदर 19.2 किलोमीटर का, आपको अदर देश को अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ कार्य करना है तो उस देश की परमिशन लेनी होगी जिसका ये क्षेत्र होगा, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अगर उपयोग करना है 19.2 किलोमीटर के बाद तो क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ेगी, उससे पूछताछ करनी पड़ेगी। तो ये मैंने पढ़ा दिया संसाधन का पूरा चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संसाधन और वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उपयोग हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में बहुत बड़ा चैप्टर है ना ये, देखो टोटल 47 पेज है, अभी तो मैंने 6 चैप्टर पढ़ा, 6 पेज पढ़ाया है अभी, तो बहुत टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ाया जाएगा यार, वो ज़रूरी नहीं है। संसाधन चैप्टर 1 कंप्लीट करूँगा, तो संसाधन ये बच्चों कल पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। देखो अब से सुनना, जैसे मान लो कि एक जैसे घर था, ठीक है, सभी को सुनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, क्रोध नहीं करना चाहिए कभी। बस मान लो कि घर था, उसमें एक छोटा बच्चा था, एक नेवला था, ठीक है, एक नेवला था और एक व्यक्ति था। तो व्यक्ति कहीं एक दिन जा रहा था, एक दिन गया तो उसने, नेवला जो है पालतू था, उसने कहा कि भाई बच्चा है मेरे घर में, तुम ख्याल रखना उसका। चला गया, जब आया तो देखा कि नेवला जैसी गेट खोला तो देखा कि बहुत सारा भीतर खून पड़ा है, बहुत सारा सब जगह खून पड़ा है। तो उसको गुस्सा आ गया नेवले पे, इसने सोचा कि मेरे बच्चे को काट लिया है इसने, तो इसने क्या किया, तुरंत इसको मार दिया। इसको ऐसा मारा कि तुरंत मतलब वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई नेवला की। और फिर जब अंदर गया, अलग रूम में गया तो देखा कि बच्चा तो खिलखिला के हंस रहा है, खेल रहा है। तो उसको बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जहाँ बच्चा खेल उसके बगल में एक सांप मरा हुआ था बच्चों, नेवला के बगल में एक सांप मरा हुआ था, जो नेवला, ठीक है, बच्चे के बगल में सांप मरा हुआ था, जो जितना भी खून था वो सांप का था, ठीक है। तो उस नेवला ने क्या कहते हैं, बच्चे की जान बचाई थी सांप से। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें तुरंत मतलब क्रोध में मतलब कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का बच्चों ये टॉपिक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें तुरंत तत्काल, अगर आप क्रोध में हो, आपको क्रोध है तो वहाँ पे उस समय निर्णय मत लो, समझ गए। अगर उसके बाद शांत हो जाओ, पहले देखो विचारों की क्या है, बिना विचार सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। बिना सोचे समझे विचारों ले, फिर देखो उसके बाद पछताव के पास कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ पछतावा हुआ कि मैंने इतना अच्छे साथी को मार दिया। इसका मतलब क्या हो कि बिना सोचे समझे, बिना क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए, आप शांति से निर्णय लें, ठीक है अभिषेक। तो बिना सोचे समझे जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपको पर पछतावा के अलावा कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, सिर्फ पछताव करेंगे। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा, पढ़ाई के साथ मैं आपको कुछ सिखाऊंगा भी। तो चलिए आज चैप्टर यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।